हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से प्रैक्टिस सेट नंबर 25 तक के सभी स्टैटिक प्रश्नों को देखने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, नए हैं चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है, तो हर वीडियो आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि जो एडिशनल नॉलेज मैं शेयर करता हूं आप सबों के साथ, उस चीज़ों को भी आप सभी जान सके। और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए जो हो देखने को मिलेगा, ना हार्ड होता है ना इजी होता है। तो जो भी प्रश्न अगर आपको आते हैं तो उस प्रश्नों को भी बिना स्किप किए देखिए, एक तरीके से आपका रिवीजन हो सकता है। तो काफ़ी उपयोगी है ये वीडियो सभी दोस्तों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर संभव प्रयास करके इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अपने इस परिवार को बढ़ाने में सभी लोग अपना अहम योगदान दे सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो देखते हैं, पहला जो प्रैक्टिस सेट है आज का वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21। और पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है सभी दोस्तों को पता भी होगा कि भारत में जो दूध उद्योग था, ठीक है, मतलब दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है सो शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? तो भारत का दूध उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो बिहार में, ठीक है। कहाँ पे? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। और देखेंगे तो बिहार में इकलौता टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है आपका कि विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है फ्यूज, ठीक है। फ्यूज क्या होता है फिर से देखते हैं। तो विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण होता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इसको फ्यूज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि डैश एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है फ्लैश ड्राइव, ठीक है। क्या बोला जाता है? फ्लैश ड्राइव उसको बोलते हैं। क्या होता है फ्लैश ड्राइव? तो एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है जो कि कहाँ पे यूज़ होता है? तो यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है, और एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होता है, मतलब एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में वर्क करता है। आगे है आपका पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों के समूह को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में उनकी खोज की कोशिकाओं ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रति कैसे संवेदन दर्शाती है और उनके साथ अनुकूलित होती है, तो पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें अभी हाल ही में जो है सो इन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो कौन है देख लेते हैं। तो विलियम जे कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रैडक्लिफ और ग्रेगरी अल्समेंजा, ठीक है। ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी। और इन्हें 2019 में आपका नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे है आपका छठा नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो देखिए, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल जो है सो 17 बार आक्रमण किए थे, सभी दोस्तों को पता भी होगा। तो मोहम्मद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 17 बार। आगे है आपका सातवां नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद जी के स्मृति में मनाया जाता है। काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, तो सभी दोस्तों को याद हो जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता भी होता है। तो 29 अगस्त है, किसकी जयंती है? तो ध्यानचंद जी की, और उस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। हॉकी के जादूगर उपनाम से इनको जाना जाता है। साथ ही पीटी उषा को भी देख लीजिए, पीटी उषा को आपका उड़न परी या गोल्डन गर्ल उपनाम से भी हम लोग जानते हैं। बढ़ेंगे आगे की तरफ। आठवां नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय उपकरण, ठीक है, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है, ठीक है। केंद्रीय उपकरण है पहचान रजिस्टर क्या है? तो यह जो है आपका मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है, ठीक है। क्या है? एक पोर्टल है जिसमें क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने और उनको पता लगाने के लिए एक स्टार्ट किया गया पोर्टल है। किसका उपक्रम है यह? तो भारत सरकार का। आगे है नौवां नंबर प्रश्न है कि डैश कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज है।
ठीक है, क्या है, डैश कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज होता है। तो कौन सा हो जाएगा, वो है आपका रैम। ठीक है, हो जाएगा रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे है 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, राज्यसभा की सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह आपकी हो सकती है 250। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सदस्य हो सकते हैं। और अनुच्छेद कितना, तो 80। ठीक है, अनुच्छेद 80 में जो है सो आपका क्या है, राज्यसभा को लेके बातें कही गई हैं। आगे है 11वां नंबर प्रश्न है कि पिन घाटी नेशनल पार्क स्थित है। तो देखिए, पिन घाटी, ठीक है, साइलेंट वैली अगर पूछा जाए तो साइलेंट वैली आपका केरल में है, और पिन वैली अगर पूछा जाए, पिन घाटी, तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा पिन वैली, तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है कि भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई। तो देखिए, शहीद उधम सिंह जो थे उनकी 120वीं जयंती कब मनाई गई थी, तो यह आपका मनाया गया था 31 जुलाई को। ठीक है, कब, 31 जुलाई 2019 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट, ठीक है, किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट टी.एस. मनी अय्यर से था। तो देखिए, आपके टी.एस. मनी अय्यर जो थे, यह देखेंगे तो आपके मृदंग वादक, ठीक है, मृदंग या मृदंगम भी बोलते हैं, मृदंगम वादक थे। क्या नाम था, तो टी.एस. मनी अय्यर। नेक्स्ट है आपका 14वां नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जहाँ पे देखेंगे तो आपका इसी के क्षेत्र में आपका सुंदरवन फॉरेस्ट जो है इसी के क्षेत्र में आपका पड़ता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टाई मैदान है सबसे बड़ा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका ब्रह्मपुत्र को देखेंगे खास करके तो वो पहाड़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आती है, तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे पत्थर, कंकर और मिट्टियों को बहा के लाती है, जो कि आगे आके आपके और फिर गंगा से भी मिलती है। और गंगा की भी पूरी जो देखेंगे एक तरीके से, तो जो बोल सकते हैं कि मिट्टी होती है जो कटाव में कटती है, वो सभी आगे आके संपूर्ण मिलती है, और फिर वही सारी मिट्टियाँ जो होती है एक तरीके से मुहाने पे, जहाँ पे वो समुद्र में मिलती है, वहाँ पे आपका डेल्टा का निर्माण कर देती है। ये चीज़ है, और ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा भी है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आगे है 15वां नंबर प्रश्न है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, गिनी गुणांक जो है इसका प्रयोग किया जाता है आय असमानता को मापने के लिए। ठीक है, किसमें, तो आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय कौन था। तो देखिए, अंतिम वायसराय आपके हो जाएंगे कौन से, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कई बार पूछा भी गया है, रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है हर वर्ष कब मनाते हैं हम लोग, तो 5 जून को। ठीक है, 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। तो देखिए, यह जो है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किस स्टेट में है, तो यह आपका सिक्किम में है, और क्या है, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, और भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, कौन सा, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कंचनजंगा चोटी भी है जो कि भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत में अवस्थित की बात हो रही है, मतलब वर्तमान जो भारत का अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र में देखेंगे तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है भारत के लिए। और वैसे अगर देखेंगे तो जो विवादित एरिया पीओके है वहाँ पे है आपकी K2, उसको हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 19वां नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो देखिए, ये है आपका किस में, तो अनुच्छेद 74 के क में। ठीक है, 74 के 1 में या फिर क बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 20वां नंबर प्रश्न है कि रामवीर सिंह खोखर को डैश के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए, रामवीर सिंह खोखर को किसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यह प्राप्त हुआ था कबड्डी के लिए। ठीक है, किस खेल से संबंधित थे ये भी पूछ सकता है, तो रामवीर सिंह खोखर कबड्डी में। ठीक है, और किसके लिए पुरस्कार मिला, तो यह कोच थे। ठीक है,
किस खेल के, तो कबड्डी के कोच थे और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी भी खेल के प्रशिक्षु को दिया जाता है, कब से, तो 1985 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21। पहला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभ आरंभ किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए कई बार मैंने इस चीज़ को डिस्कस भी किया, सभी लोगों को पता होगा कि भारत रत्न जो है आपका 1954 से दिया जा रहा है। कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं भारत रत्न से रिलेटेड। तो भारत रत्न जो है आपका भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था और पहले विदेशी जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह थे खान अब्दुल गफ्फार खान। किस देश के, तो पाकिस्तान के थे। अभी हाल ही में भी आपको 3 लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी जी को, भूपेन हजारिका को और एक और नानाजी देशमुख थे। तो इन तीनों को भी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न है कि पुष्पमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो देखिए पुष्पमित्र शुंग ने जो है सो सबसे अंतिम मौर्य शासक था जिसको मारा था और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। तो वह कौन थे, तो वो थे आपके बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की बात हो रही है तो दूसरी जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है वो है आपकी कौन सी, तो ऑक्सीजन हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो वह है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 78% के आसपास, ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न है कि तत्कालीन, और एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर ब्रह्मांड में पूछा जाए ना यही चीज़ कि ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल की बात हो रही है तो सबसे अधिक नाइट्रोजन होगा, दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है। आगे है चौथा नंबर प्रश्न है कि तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। मतलब वही चीज़ पूछा जा रहा है कि भाषाई आधार पे जो है राज्यों का गठन से रिलेटेड प्रश्न है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया था भाषा के आधार पे वह कब किया गया था, तो वह किया गया था 1953 में। ठीक है, 1953 में ये किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम लॉजिक का एक आरेखात्मक निरूपण है। तो कौन सा आपका प्रोग्राम हो जाएगा, तो वह प्रोग्राम है आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, कौन सा होता है, फ्लो चार्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है उसके बारे में बताना है। तो देखिए फ्लिपकार्ट के बारे में देखेंगे तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब जिस वेबसाइट से किसी भी तरीके की आपकी वर्क हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसीव कर सकते हैं, इस सब तरह की जो वेबसाइट होती है उसको हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। तो फ्लिपकार्ट भी है, स्विगी भी आपकी ई कॉमर्स है, उबर भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेकिन गूगल मैप्स जो है, गूगल का प्रोडक्ट है गूगल मैप्स, तो ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न है कि बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है। तो देखिए बैथोलिथ जो है यह किसका प्रकार होता है, तो ये आगन्य चट्टान का। ठीक है, आगन्य चट्टान का प्रकार होता है। ठीक है, आगन्य चट्टान का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए। आठवां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा जो है सो आपका उत्तरदायी चीज़ है, तो वो है आपका बाह्य कोर। ठीक है, आउटर कोर जो होता है वह आपके पृथ्वी में जो है क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है नौवां नंबर प्रश्न है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए जीएसटी काउंसिल जो होता है उसकी अध्यक्षता की अगर बात करेंगे तो उसकी अध्यक्षता किया जाता है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जीएसटी 101 में संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो भारत में लाया गया था। फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। कुल 4 प्रकार के इसमें टैक्स स्लैब हैं। ठीक है, 5% का एक टैक्स स्लैब है, 12% का टैक्स स्लैब है, एक 18% का है और एक आपका 28% का है। तो ये आपके 4 जो है सो टैक्स स्लैब हैं। आपका 3 प्रकार में इसको बांटा भी गया है। एक SGST है जो कि स्टेट के द्वारा लगाया गया है, एक CGST है जो कि सेंट्रल के द्वारा लगाया जाता है और एक IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है। तो देखिए दिहांग जो है यह किस नदी को बोलते हैं, तो यह बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। ठीक है, किसको बोलते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है सो आपका दिहांग रिवर भी बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सांगपो भी इसको बोलते हैं, तो सांगपो इसको तिब्बत वाले क्षेत्र में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। आगे है 11 नंबर प्रश्न है, और ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। देखते हैं एक बार इसको देख लेते हैं आप लोग। किस ये देखिए, मानसरोवर से जब निकलती है ना ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पे आपका सांगपो के नाम से जानी जाती है। फिर या फिर कहीं पे आपको यारा ला सांगपो करके, ठीक है, कहीं पे आपको सांगपो भी वर्ड दिखेगा, या कहीं पे यह इसको य से भी डिनोट किया जाता है। तो मानसरोवर से निकलती है, इस तरह से आपकी घूमती हुई आती है। एक प्रश्न भी आया था कि धुबरी के पास से इस तरह से घूमती है, और इधर से आपकी गंगा आती है जो कि यहाँ से आती है। तो देखिए, गंगा जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है तो पद्मा नाम हो जाता है, पता ही होगा। ब्रह्मपुत्रा जैसे ही आपकी इंटर करती है बांग्लादेश में तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और जब ये दोनों जलधारा आगे जाके संयुक्त रूप से एक हो जाती है तब इसका नाम जो है सो मेघना कर दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा टर्म है, अगर रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो आप लोग आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत में सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित 1986 के एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन ज़रूर यह प्रश्न जो है सो आपका टीसीएस के द्वारा पूछा गया होगा। इसलिए कहा कि 1986 के टाइम में जो आपका एशियन गेम्स हुआ था उससे पूछा जा रहा है कि भारत ने सियोल में, मतलब भारत ने उस समय कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो देख लेते हैं, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुल 5 स्वर्ण पदक जीते थे। कब? तो 1986 के एशियन गेम्स में। कहाँ पे आयोजित हुआ था तो वो भी देख लीजिए, सियोल दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है कि किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। तो कौन सा बल होता है? तो यह बल है आपका कॉरियोलिस बल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कॉरियोलिस बल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 13वां नंबर प्रश्न कि गुरु नानक की जन्म स्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है पहले डैश कहा जाता था। तो देखिए, जो ननकाना साहिब है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। और इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो इसको पहले राय भोई दी तलवंडी, ठीक है, राय भोई दी तलवंडी के नाम से जानते थे। आप लोग को पता भी होगा कि गुरु नानक देव जो थे उनकी जन्मस्थली कहाँ पे है? तो वो आपकी तलवंडी में है। ठीक है, और अभी जो है सो तीर्थ स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो ननकाना साहिब के नाम से। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न है कि दिमसा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक जनजातीय नृत्य है? तो दिमसा के बारे में देखेंगे तो यह जो है सो आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है, दिमसा जो है आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पुस्तक से पूछा गया द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, निम्नलिखित में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, द ब्लू अम्ब्रेला जो है यह आपका लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा रचित यह पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 16वां नंबर प्रश्न है पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? ठीक है, पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती हैं पत्तियों में। ठीक है, किस में पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 17वां नंबर प्रश्न है कि मानिक बनना किस खेल से जुड़ी है? तो देखिए, मानिक बनना की बात करेंगे तो मानिक बनना जो है यह आपके टेबल टेनिस है। ठीक है, मानिक बनना किस खेल से जुड़े हैं? तो यह टेबल टेनिस से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 18वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो देखिए, वंदे मातरम जो है सबसे पहले किस अवसर पर गाया गया था? तो यह सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था 1896 में, वहाँ पर जो है सबसे पहले इसको गाया गया था। ठीक है, किसको? वंदे मातरम को। कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के एक उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 19वां नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद है आपका 324। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 324। आगे है 20वां नंबर प्रश्न है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो ध्वनि जो है किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो सबसे तीव्र जो ध्वनि होगी वह आपकी गुजरेगी ठोस से। ठीक है, किससे? ठोस से। तो ठोस के बाद बात करेंगे तो ठोस के बाद आपका तरल में, और तरल के बाद जो है सो आपका गैस में। आगे अगर देखते हैं निर्वात के बारे में, तो निर्वात से आपकी ध्वनि मतलब पास ही नहीं कर सकती है, गमन नहीं कर सकती है, मतलब बिना एटमॉस्फेयर का अगर देखेंगे तो आपकी आवाज़ इधर से उधर जा ही नहीं सकती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और पहला जो प्रश्न है वह है आपका, पूछा गया है कि उच्च सूचकांक,
ठीक है। उच्च सूचकांक आय वितरण में असमानताएं को दर्शाता है। तो देखिए उच्च डैश सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। तो यह कौन सा सूचकांक हो जाएगा? तो यह हो जाएगा गिनी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या है? गिनी, उच्च गिनी सूचकांक। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है कि थायमीन की कमी से डैश होता है। तो देखिए थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है वो बताना है। तो देखिए थायमीन की कमी से आपका रोग होता है बेरी। और अगर देखेंगे तो बेरी जो है आपका विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका थायमीन। ठीक है, क्या होता है? थायमीन होता है। और विटामिन अगर ए की बात करेंगे तो उसका होता है रेटिनॉल। ठीक है, स्कर्वी की बात करेंगे तो विटामिन C की कमी से होता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है कि सूर्यमुखी के, ठीक है, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग, ठीक है, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग को डैश कहा जाता है। तो देखिए सूर्यमुखी का जो सौर ट्रैकिंग होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे सूर्यानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूर्यानुवर्तन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है चौथा प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो कौन से भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है किनके नाम पे? तो सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था? तो देखिए भारत में जो पिन कोड है, पिन जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो शुरुआत है वह आपका किया गया था 1972 से। ठीक है, कब से? तो 1972 से इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है छठा नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है। तो देखिए अगर चंद्रमा के बारे में देखेंगे तो किस प्रकार का यह पिंड है? तो यह जो है सो अदीप्तमान पिंड है। ठीक है, किस प्रकार का पिंड होता है? तो अदीप्तमान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित कराती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी? तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है पटल विरूपण। ठीक है, क्या बोलते हैं? पटल विरूपण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे है आठवां प्रश्न है कि आय और रोजगार सिद्धांत, ठीक है, आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? तो आय और रोजगार सिद्धांत जो है यह अर्थशास्त्र की किस शाखा का नाम है? तो उस शाखा को बोला जाता है बृहत अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? बृहद अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नौवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सूत्र से पहले किया जाता है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे अगर आप लोग वर्क करते होंगे या फिर मतलब कभी इसको पढ़ा होगा तो आप सबों को पता होगा कि किसी भी फॉर्मूला को वहाँ पे यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो वो इक्वल टू होता है। ठीक है, इक्वल टू जो साइन होता है इसका हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए। ये शॉर्टकट की टाइप का आपका होता है। आगे है 10वां प्रश्न कि बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए बेसिक क्या होता है? ये आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। कहीं कहीं आपको बेसिक के साथ साथ क्यू लिखा आ जाएगा। ठीक है, क्यू बेसिक। ठीक है, क्यू बेसिक। तो अगर इस तरह से दिखे तो घबराना थोड़ा भी नहीं, बेसिक का सेम ही रहेगा और क्यू की जगह पे आपको लगा देना है क्विक। ठीक है, क्या लगाना है? तो अभी बेसिक्स का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड और क्यू अगर लग जाए तो वहाँ पे हो जाएगा क्विक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो एक छोटा सा टर्म है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं ऑप्शन से देख लेते हैं कौन सा है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर है बेसिक्स के लिए। ठीक है, क्या होता है बेसिक्स? तो जिस तरह से आपका जावा है, आपका सी है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, उसी तरीके से आपका ये बेसिक्स भी है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। आगे 11वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4A, भारतीय संविधान का भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो देखिए भाग आपका कौन सा है? तो 4 का A और अनुच्छेद कितना होता है? तो 51 का A। तो पूछा ये जा रहा है कि टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य जो है सो संविधान में निर्धारित किए गए हैं? तो कुल जो है सो आपके कुल 11 जो है सो फंडामेंटल ड्यूटी होती है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कुल कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य क्या था?
ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य क्या था ये बताना है। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसकी आदर्श वाक्य है एकता, विश्वास और बलिदान। आगे है 13वां नंबर प्रश्न है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए सतलज नदी जो है यह भी आपका देखेंगे तो तिब्बत वाले क्षेत्र से ही इसका उद्गम होता है और भारत में प्रवेश होती है किस दर्रे से, तो उस दर्रे को बोला जाता है सिपकिला दर्रा। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो सिपकिला दर्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न है कि मालवी कवित्रम, ठीक है, मालवी कविमित्रम के लेखक कौन है। तो काफ़ी आसान है, कई बार पूछा भी गया है किसके द्वारा लिखित पुस्तक है यह, तो कालिदास के द्वारा। मेघदूतम है, कुमार संभवम है, मालवी कविमित्रम है, तो ये सभी किसके द्वारा रचित हैं, तो सभी जो है सो आपके कालिदास जी के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट है पुस्तक ब्रिजटल नेशन, ठीक है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। पुस्तक ब्रिजटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है एन चंद्रशेखरन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो एन चंद्रशेखरन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 16वां है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो देखिए प्रसिद्ध तबला वादक की अगर बात करेंगे तो सबसे जो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है यही, ठीक है, अल्लाह रखा खां जो हो जाएंगे वह आपके प्रसिद्ध तबला वादक हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करेंगे तो यह आपके बांसुरी वादक हो जाएंगे। नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न है कि स्लेट डैश शैल का एक प्रकार है। तो स्लेट जो है वो किस प्रकार की चट्टान है उसके बारे में बताना है। तो स्लेट जो होता है यह आपका कार्यांतरित, ठीक है, किस प्रकार की चट्टान से आते हैं, तो कार्यांतरित चट्टान का एक रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 18वां नंबर प्रश्न है कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो देखिए मटकी जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है यह बताना है। तो मटकी आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का। एक और लोक नृत्य ध्यान रखना है, मांझ, ठीक है, मांझ। तो मांझ भी है, मटकी भी है, किस राज्य का, तो दोनों आपका मध्य प्रदेश का है। यहाँ भी मटकी में भी म है, मांझ में भी म है, तो और मध्य प्रदेश में भी म है, तो तीनों को रिलेट कर लीजिए, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। मांझ आपका NTPC 2016 में पूछा भी गया था कि मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मांझ जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। साथ में यहाँ पे एक नया शब्द दिखा है मटकी, ठीक है, तो मटकी भी किसका है, तो यह भी आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां नंबर प्रश्न है कि पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो देखिए हुमायूं नामा जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखित है, तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है हुमायूं नामा। आगे है 20वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो कौन सा वह अनुच्छेद हो जाएगा जिससे राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह अगर संसद का कार्य स्थगित है उस वक्त भी किसी प्रकार के अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 123। ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 24 और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। काफ़ी आसान है, तो इस सभी तरह के प्रश्नों को करने के लिए कर्क रेखा की बात हो या फिर आपका जो भारत से मानक समय रेखा निकलती है उसकी बात हो, तो ये सभी जो भी चीज़ें हैं इन सभी को देखने के लिए आपकी पकड़ मैप पे होनी ज़रूरी है। तो बिना मैप पे अगर आपका पकड़ नहीं है तो बिना मैप के आप लोग इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते हो। तो आप लोग पॉलिटिकल मैप को ले सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मैप से पहले आप लोग पॉलिटिकल मैप को देखिए, वहाँ से आप लोग की ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं कर्क रेखा पता होगा लोगों को, लोग याद कर लेते हैं, बहुत सारी ट्रिक भी हैं इसको याद करने के, लेकिन काफ़ी आसानी से इसको समझने की चीज़ें हैं। एक लाइन जैसे मानते हैं कि ये आपका मैप है इंडिया का, इस टाइप से कुछ मैप मेरे से बन नहीं रहा है, छोटा स्क्रीन भी मेरे सामने है। तो अगर मानते हैं कि यहाँ से आपका निकल रहा है तो आपको बस ये देखना होता है कि ये जो लाइन निकल रही है किस किस स्टेट को टच करती है। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। आपका ट्रिक वाला में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है और यहाँ से आपको उठाते चलना है, ठीक है, एक एक करके इस तरह से। देख लेते हैं प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो असम से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ना ही नागालैंड से गुजरती है, और तीसरा जो ऑप्शन है आपका मिजोरम से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और ना ही मणिपुर से गुजरती है। असम हो, नागालैंड हो या मणिपुर, तीनों जो है आपके कर्क रेखा के ऊपर में अवस्थित राज्य हैं। ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर में अवस्थित राज्य हैं।
देखते हैं दूसरा प्रश्न है, विष्णु के 5 अवतार, ठीक है, विष्णु के 5वें अवतार को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए विष्णु जी के माना जाता है कि कुल 10 अवतार हैं, ठीक है। 10वां अवतार बोला जाता है कि अभी तक पृथ्वी पे नहीं आए हैं, कलयुग में अवतार लेंगे। बाकी जो भी हो पौराणिक बातें हैं तो इनसे हम लोग ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को लेकर चर्चा नहीं कर सकते हैं। देखते हैं पूछा जो जा रहा है 5वें अवतार के बारे में। तो विष्णु जी का जो 5वां अवतार है, ऐसा जो है सो हमारे सनातन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें बताया जाता है कि विष्णु जी का 5वां अवतार है वह वामन अवतार होता है, ठीक है। कौन सा है? वामन अवतार है। आगे है तीसरा प्रश्न है कि पिकलिहल, ठीक है, पिकलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल हैं। तो पिकलिहल हो या उटनूर हो, ये दोनों किस तरह के स्थल हैं? तो महापाषाणीय, ठीक है, महापाषाणीय स्थल हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे है चौथा नंबर प्रश्न की भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? पीछे भी इस चीज़ को लेकर चर्चा हुआ था, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको पेनिसुला बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं, इंग्लिश में पेनिसुला बोलते हैं। भारत के साथ भी यह शब्द आपका जुड़ा होता है, जैसे बोला जाता है पेनिसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत, मतलब नीचे का जो क्षेत्र होता है ना भारत का, जो इस तरह का नीचे का क्षेत्र है, तो इधर आपकी अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे में आपका हिंद महासागर, तो इस चीज़ को बोला जाता है पेनिसुला, ठीक है। इंग्लिश में पेनिसुला, हिंदी में प्रायद्वीप। मतलब क्या? मतलब ये कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? इसको पेनिसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र है ये भी आपका एक प्रकार का पेनिसुलर रेंज बोलते हैं, ठीक है। पेनिसुलर इंडिया भी बोला जाता है इसको, मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा क्षेत्र जो होता है उसे पेनिसुला बोलते हैं, और चारों तरफ से जो घिरा होता है पानी से उसे आइलैंड बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि लाइकोपेनिया, ठीक है, लाइकोपेनिया डैश है। तो देखिए लाइकोपेनिया है क्या है? तो यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में असमान कमी, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असमान कमी होती है, इसे लाइकोपेनिया के नाम से जानते हैं। आगे है 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा हल किया जाता है? तो किसके द्वारा हल किया जाता है? तो सतत उपभोग यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है कि रीसेट, ठीक है, रीसेट रिगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमी लेगेसी, ठीक है। पुस्तक का क्या नाम है? कि रीसेट रिगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लेगेसी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है। कौन हो जाएंगे? सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न है कि किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी, ठीक है। तो किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है पाल वंश, ठीक है, ये बंगाल का आपका वंश था, ठीक है। तो पाल वंश जिसके संस्थापक आपके कौन थे? तो गोपाल हो जाएंगे। तो इस वंश की राजधानी आपके दक्षिण भारत में नहीं थी, बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे पाल वंश का शासन होता था। बाकी चोल हो, चेर हो या पल्लव, तीनों जो है सो साउथ इंडिया की आपकी राजवंश हैं। आगे है 9वां प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख हैं? तो भारत के जो पहले रक्षा प्रमुख हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो सभी को पता होगा जनरल बिपिन रावत, जिन्हें अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? भारत का पहला CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि क्या होता है कि एक तरह से देखेंगे तो एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आपकी इंडियन आर्मी तीनों का एक हेड होती है, ठीक है, एक हेड पोस्ट है जिसे अभी हाल ही में बनाया गया है। वैसे भारत के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को बोला जाता है, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग देख सकते हैं रैंकिंग के आधार पर तो राष्ट्रपति के नीचे अभी CDS होते हैं, और CDS के नीचे तीनों आपके जो विंग है, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या फिर आपका इंडियन एयरफोर्स हो, तो उस तीनों के आपके जो चेयरमैन बोल सकते हैं या फिर उनके जो अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर उनके जैसे आपका नौसेना में एडमिरल होता है, तो उस सब तरीके से इसका डिवीज़न किया गया। पहले यह पोस्ट नहीं था, अभी हाल ही में इसको लाया गया है। तो कौन है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले आपके क्या हुआ करते थे? इंडियन आर्मी के चीफ थे। आगे है 10वां प्रश्न है कि डैश कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो संबद्ध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागमन करने देता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका फाइल सर्वर, ठीक है। कौन सा सर्वर? तो फाइल सर्वर, ऑप्शन नंबर डी। 11वां नंबर प्रश्न है कि अनानास एक डैश पौधा है। तो अनानास जो होता है यह किस प्रकार का पौधा होता है? तो मरुविद, ठीक है, मरुद्विद पौधा होता है, ज़ेरोफाइटा जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है कि तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग होता है। तो देखिए थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है, किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर सी। 13वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं। देख लेते हैं राज्यसभा के संबंध में कौन सा सही नहीं है। पहला, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। देखिए राज्यसभा जो होता है धन विधेयक में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है। धन विधेयक एक ऐसा बिल होता है जो कि सिर्फ लोकसभा में ही आपका देखेंगे तो लोकसभा में ही उसका पे चर्चा होती है, उस पर बहस हो सकती है या फिर उस पर किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। तो पहला ही आपका गलत दिख गया, तो राइट आंसर भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। देख लेते हैं सही वाले कौन कौन से, तो सही वाले देखते हैं एक बार। पहला है कि इसके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। तो हाँ ये भी सही है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्यों को क्या किया जा सकता है, नामित किया जा सकता है, और 2 सदस्यों को आपका किस में, तो लोकसभा में। तो राष्ट्रपति कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कि 12 राज्यसभा में होते हैं और 2 लोकसभा में होते हैं। 12 जो राज्यसभा में होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे खेल के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, सिनेमा के क्षेत्र से, ठीक है, या आपके विज्ञान के क्षेत्र से, पढ़ाई के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, किसी भी जो क्षेत्र होता है वहाँ से आप सकते हैं। और जो 2 सदस्य आपकी लोकसभा में आते हैं वो आते हैं किस क्षेत्र से, तो वो हैं आंग्ला भारतीय समुदाय से। तो इस तरह से कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो दूसरा कथन तो यहाँ पे सही है। आगे है तीसरा कि इसके पास ऐसी शक्तियां होती है जो संघ के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है यह भारत की संसद का उच्च सदन है। तो हाँ राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा को निम्न सदन या फिर पीपुल्स मतलब क्या बोल सकते हैं कि जनता का सदन जिसको बोल सकते हैं, मतलब जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के वहाँ पे मेंबर लोकसभा में हम लोग भेजते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे है 14वां नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के दिन मनाया जाता है। फिर से रिपीटेड है, तो ध्यानचंद जी के जयंती के दिन, ठीक है। कब, तो 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाते हैं ध्यानचंद जी के जयंती के अवसर पे। और इनको किस उपनाम से जानते हैं, तो हॉकी के जादूगर उपनाम से जाना जाता है। एक यहाँ मिल्खा सिंह देख लीजिए, तो मिल्खा सिंह को आपको किस उपनाम से जानते हैं, तो इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। और कपिल देव जो कि महान क्रिकेटर थे, 1983 में वर्ल्ड कप इन्होंने भारत को प्रदान करवाया था, तो इनको द हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है। 15वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो लक्षद्वीप की कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। जो लोग वीडियो देखते हैं, इस चीज़ को भी देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इस चीज़ का उत्तर नहीं देते हैं, बस गुड मॉर्निंग थैंक यू सर करते हैं। तो अगर अच्छा लगे चीज़, बुरा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर पता हो तो इसका देखिए, पता सभी को होता है, मुझे भी पता है कि सभी दोस्तों को पता होगा। नहीं भी पता होगा तो क्या करेंगे, वो गूगल करके कर लेंगे। लेकिन अगर पता है तो उन चीज़ों का रिवीजन हो जाता है कमेंट बॉक्स के थ्रू। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं पता है तो वो कमेंट बॉक्स से देख सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कम से कम गूगल करके कमेंट बॉक्स तो करते हैं। ये चीज़ है तो मेरे हिसाब से सही चीज़ है। अगर आपको लगे तो कर सकते हैं, ना लगे तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं लक्षद्वीप की अगर लोकप्रिय नृत्य शैली की बात होगी तो लक्षद्वीप का जो लोकप्रिय नृत्य शैली है वो है आपका कोलकली, ठीक है। क्या होगा, कोलकली हो जाएगा। साथ में कथक के बारे में सभी को पता है, उत्तर भारत का, और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी को आपका देवदासी नृत्य के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे देवदासी नृत्य भी बोलते हैं, तो कुचिपुड़ी नृत्य है वह। आगे है 16वां प्रश्न है कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितना किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में आपका क्या है, भाषाओं के बारे में वर्णित है। तो पूछा ये जा रहा है कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। तो कुल अगर देखेंगे तो कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। किस प्रकार की अनुसूचित, तो जो अनुसूची में शामिल हैं। तो अभी देखेंगे तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, किस में, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 18वां नंबर प्रश्न कि स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। तो किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है, यह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के
फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका की 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष में कम गति की मंदतम दर है? तो यह किसकी मंदतम दर है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ, आर्कटिक रीज, ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो देखिए शेरशाह सूरी, ठीक है, इसका जो मकबरा है कहाँ पे? तो बिहार के सासाराम में, ठीक है, कहाँ पे? तो बिहार के सासाराम में आपका शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो पूछा भी जाता है, पता हो कमेंट बॉक्स में फिर से वही चीज़ें बता सकते हैं आप लोग। आगे है, देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 25। पहला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म पहले देख लेते हो। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसको बोलते हैं। और इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना किया गया था 1946 में, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई शतक बनाया था। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ साथ देखेंगे तो एक रोचक आपके लिए जानकारी भी है। अगर बहुत सारे दोस्तों को जो क्रिकेट फ़ैन होंगे उनको पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको नहीं भी पता होगा। तो देखिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं क्रिकेट के क्षेत्र में। लेकिन अगर देखेंगे तो उन्होंने पहला एक दिवसीय जो शतक था वह लगाया था कब? तो 78वें पारी में, ठीक है, मतलब 78वें मैच में उन्होंने पहला एक दिवसीय शतक बनाया था। इससे पहले जो भी मैच थे उसमें उन्होंने कभी शतक नहीं बना पाए थे। आगे है, तीसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश कहा जाता है। तो देखिए निबल को क्या बोला जाता है? तो निबल को आपका बोला जाता है हाफ बाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं? हाफ बाइट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न है कि मेखला चादर डैश राज्य की पारंपरिक परिधान है। तो मेखला चादर जो होती है किस राज्य की पारंपरिक परिधान है? तो यह आपका असम का, ठीक है, असम की पारंपरिक परिधान है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक हैं? तो देखिए ट्विटर के अगर सह संस्थापक की बात हो जाएगी तो वह हो जाएंगे आपके जैक डोर्सी, ठीक है, कौन हो जाएंगे? जैक डोर्सी हो जाएंगे ट्विटर के संस्थापक, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है आपका विटामिन सी, ठीक है। एक और विटामिन है, कौन सा? तो वो हो जाएगा विटामिन बी। तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। बाकी जो आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया, तो ये चार विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन वी और सी जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है, जो भी ऑप्शन में हो उस हिसाब से पिक कर सकते हैं। जल में घुलनशील की बात होगी तो या तो विटामिन सी या फिर ऑप्शन में अगर विटामिन बी हो, दोनों को पिक कर सकते हैं। और बाकी के जो बचे जैसे आपके ए हो गए, डी हो गए, ई हो गए और के हो गए, ये चारों आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे है, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? ठीक है, तो चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है कौन सा मंदिर, उसके बारे में देखते हैं। तो आपका ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, ऐरावतेश्वर मंदिर जो है यह आपका चोल साम्राज्य के मंदिरों का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? ठीक है, तो 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 6ठी अनुसूची में जो राज्य है वह है आपका मिजोरम, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है कब? तो 16 सितंबर को, ठीक है, कब मनाते हैं? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर की अगर बात करेंगे तो सरदार पटेल की जयंती है और इस दिन को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इस दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर सभी को पता है गांधी जी की जयंती है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 10वां है, वह डैश नली है जो मूल को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। मूल नहीं, यहाँ पे आपका मूत्र होगा, ठीक है, तो वह कौन सी नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है? तो वह नली आपकी हो जाएगी मूत्रवाहिका, ठीक है, जिसको यूरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, यूरेटर भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी या मूत्रवाहिका बोला जाता है। आगे है 11वां नंबर प्रश्न है कि कसाव वाल जैसी संरचनाएं हैं निम्नलिखित में से किस जीव में
चालन उपंगों के रूप में कार्य करते हैं। तो किस में यह काम करते हैं? तो यह काम करते हैं पैरामीशियम में। ठीक है, किस में? पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 12वां निम्नलिखित इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वह है माजुली। कहाँ पे है? तो असम में। ठीक है, किस राज्य में है? तो यह आपकी असम में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप की कौन सी हो जाएगी? तो माजुली हो जाएगी। कहाँ पे? तो असम के जोरहाट में, असम के जोरहाट में। और किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, किस नदी में? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में हो जाएगी माजुली द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। नदी द्वीप कहने का क्या मतलब? जिस प्रकार से द्वीप उसको बोलते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और तीन तरफ से पानी से घिरे वाले क्षेत्र को पेनिसुला या प्रायद्वीप बोलते हैं। तो नदी में सबसे स्थित बड़ा द्वीप जो है क्या? माजुली द्वीप है। किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में। आगे है 13वां नंबर प्रश्न की सारावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो देखिए सारावती नदी जो है वहाँ से एक झरना निकलता है जिसको बोलते हैं जोग या गोरसाप्स झरना। ठीक है, जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात बोला जाता है। आगे है 14वां नंबर प्रश्न है कि लैटेराइट मिट्टी में डैश की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी जो होती है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वो पूछा जा रहा है। तो उसमें आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में क्या होती है? आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न की केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो केरला गॉड्स ऑन कंट्री जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे आपके शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर, इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है, चर्चित है अभी हाल ही में, जहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अभी एनटीपीसी में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। बुक का नाम है वाई आई एम हिंदू। ठीक है, तो वाई आई एम हिंदू है। इस पुस्तक के लेखक भी आपके कौन है? तो शशि थरूर, और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न की भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका स्थित है कपूरथला में। ठीक है, कहाँ पे? तो कपूरथला में स्थित है। कपूरथला कहाँ पे है? तो यह आपका पंजाब में है। नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न की कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है यह आपका स्थित है किस नदियों के बीच में? तो सतलज और काली नदी के बीच में। देखिए हिमालय के अगर विभाजन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से कुछ देखते हैं, तो कुछ इस तरह से आपका हिमालय है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसमें जो है सो आपके कुल 4 रेंज होते हैं, 1 2 3 4। तो ये जो आपका रेंज होता है इसको आपको कश्मीर हिमालय बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद ये जो रेंज है ये कुमाऊं हिमालय होता है, दूसरा रेंज। और ये जो है आपका तीसरा रेंज, इसको हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। और एक आपका होता है असम हिमालय। तो इन चारों का भी अपना एक अलग विभाजन होता है। यहाँ देखिए सतलज नदी तक का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, और ऊपर से लेके आपका सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है ये आपका किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर हिमालय बोलते हैं। सतलज नदी से लेके काली नदी तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कुमाऊं हिमालय। यहाँ काली नदी से लेके आपका जो यहाँ पे आपका है तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। ठीक है, और यहाँ तीस्ता नदी से लेके दिहांग नदी, ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो असम हिमालय के भी नाम से जानते हैं। और ये जो आपका क्षेत्र है इसको आपका पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, डिपेंड करता है बुक्स के ऊपर भी। तो ये कहाँ से? तो सिंधु नदी से लेके आपका सतलज नदी तक का क्षेत्र है। आगे है 18वां नंबर प्रश्न कि भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, निर्धारित किया जाता है। तो किसके सुझाव पर यह आपका निर्धारित किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पे। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? काफ़ी चर्चित है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न भी है। तो सत्यमेव जयते जो है इसका मतलब क्या होता है? सत्य की विजय होती है। तो इसको लिया गया किससे? तो मुंडक उपनिषद से। ठीक है, किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से इसको सत्यमेव जयते को लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है इस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट का भी आखिरी प्रश्न है कि 12वां पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी अवधि आपकी 2012 से 2017 तक की जो अवधि थी उसको 12वीं पंचवर्षीय योजना का नाम या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। कब से कब? तो 2012 से 2017, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरह से आपका आज का
5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आशा करते हैं सभी दोस्तों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो बहुत 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 तहे दिल से सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कीजिए ताकि आपका यह दोस्त, आपका यह टीचर, आपका यह भाई, आप सबों के लिए ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त हो सके, आप सबों के तरफ से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ और भी नई नई चीज़ों को लाता रहूँगा। अगर आप सबों का थोड़ा सा साथ मिलता रहे, बीच बीच में थोड़ा सा आपका जो है सो डिले हो जाता है, वीडियो नहीं आ पाता है, तो उस सभी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आशा करते हैं सभी लोग चीज़ों को समझेंगे, माफ़ करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में जो कि आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 से प्रैक्टिस सेट नंबर 30। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।